वेलकम बैक। एक बार फिर से शुरू करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और इस बार हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और जो चैप्टर है वो है क्लास 10th का साइंस का दूसरा चैप्टर, जो कि है अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो लेफ़्ट साइड में आपको वीडियो के दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अम्ल, क्षारक, सूचक, अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण, इनकी धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रियाएं, अम्ल एवं क्षारक की आपस में अभिक्रिया, जिसको आप चैप्टर 1 में पढ़ के भी आए हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड होता है बेटा जब धातु और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, उसे धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड कहा जाता है। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। अधातु, आपको पता है धातुएं और अधातुएं। अधातुएं जैसे कार्बन, वो भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ के और ऑक्साइड बनाती है, उन्हें अधात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। क्षारक और अम्ल की प्रबलता, यानी कोई भी एसिड या कोई भी बेस, यानी कि अम्ल और क्षारक, वो कितने प्रबल हैं, ठीक है, उसको मापेंगे। फिर उसको मापने के लिए पीएच स्केल, ठीक है। उसके बाद क्लोर क्षार प्रक्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ जो लवण हैं जैसे सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक है, विरंजक चूर्ण यानी कि कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं Na2CO3.10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है आपको बहुत सारी जगह पर दिखाई दे रहा होगा कि ये ऐसे लिख रखा है NaHCO3, ये तो ठीक है, लेकिन कई जगह जहाँ पर आपको दिख रहा है Na2CO3, ठीक है, तो ये टेक्स्ट एरर है, इसको आप कंसीडर मत करिए। ये बेसिकली ऐसे लिखा जाता है Na2CO3, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में क्या होंगे? खट्टे होंगे, ठीक है। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको लेफ़्ट साइड में, स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। ये लिटमस क्या है? लिटमस एक डाई है जो कि एक खास पौधे से आपको प्राप्त होती है, क्लियर। और ये बैंगनी कलर की होती है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर इसका जिक्र दिया हुआ है। यह भी जाने एक पोर्शन है, उसके अंडर लिखा हुआ है कि लिटमस नाम की जो है एक डाई है, एक पौधे से प्राप्त होती है। और बेसिकली ये जो डाई है ये एक सूचक का काम करती है। ये बताती है कि दिया गया द्रव या विलयन अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो एसिड होते हैं ये क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। आप नीचे चित्र में देख पा रहे होंगे कि एसिड जो है नीले लिटमस को किस में बदल दे रहे हैं? लाल लिटमस में, क्लियर। ये यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल दे रहे हैं, क्लियर। और क्षार जो है इसके विपरीत लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं, ठीक है। तो एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया हुआ है जिसका अर्थ है खट्टा, ठीक है। कुछ प्रबल अम्ल होते हैं जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है। प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है? ये जल में घुलकर बहुत आसानी से H पॉजिटिव आयन जो है वो छोड़ देते हैं, क्लियर। इसीलिए इनको जो है, जो अम्ल जितना जल्दी H पॉजिटिव आयन जो है में टूट जाएगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? प्रबल होगा, क्लियर। तो HCl, H2SO4, HNO3, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 क्या होता है आपका? नाइट्रिक अम्ल, ठीक। तो ओके, अब आते हैं बेस के ऊपर। बेस यानी क्षारक, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। आपको पहले बता दिया, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। जलीय विलयन के अंदर ये क्या देते हैं? OH माइनस। क्या देते हैं? OH माइनस। कुछ बेस जैसे NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, क्लियर। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बहुत आसानी से जो है जलीय विलयन के अंदर OH नेगेटिव दे देते हैं, तो ये प्रबल क्षारक हो गए, ठीक है। जो आसानी से नहीं दे पाते उन्हें हम क्या बोलते हैं? दुर्बल क्षारक, जैसे NH4OH। अब ये जो NH4 है आप सबने पढ़ा होगा, NH4 पॉजिटिव बहुपरमाणु का आयन है। 9वीं कक्षा में हम पढ़ के आते हैं बहुपरमाणु का आयन, ठीक है। वैलेंसी 1
OH हाइड्रोक्साइड बहुपरमाणु का आयन है, -1 क्रॉस करा तो आपके सामने फॉर्मूला बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है NH4OH। ठीक है। अच्छा, कुछ जो क्षारक होते हैं वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्षार। जो जल में घुलनशील होंगे उनको क्या बोलेंगे, क्षार। क्लियर, वो कहलाते हैं क्षार। इसके बाद लवण, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण, जमा में जल। ठीक है, तो लवण जो है बेसिकली अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, जिसे आप उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उससे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है हमारा इंडिकेटर यानी कि सूचक। सूचक नाम से ही पता चल रहा है, सूचक यानी सूचना देने वाला। सूचना कैसी, कि दिया गया कोई भी विलयन अम्ल है या क्षारक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सूचक। क्लियर। अब सूचक कई प्रकार का है, प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, कृत्रिम सूचक है, ठीक है, और तीसरा एक प्रकार का हम पढ़ते हैं गंधीय सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक जो जाहिर सी बात है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम सूचक जिन्हें आप प्रयोगशाला के अंदर बनाते हैं। और गंधीय सूचक ये भी वैसे तो प्राकृतिक ही होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये अम्ल और क्षार के साथ एक निश्चित गंध देते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, गंधीय सूचक। अंग्रेजी में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है। ऑल्फैक्टरी, आपको पता है ऑल्फैक्टरी लोब ब्रेन का एक पार्ट भी होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस अभी ऊपर बताया था आपको, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। क्लियर। मैं बहुत ज़्यादा समय इस पर व्यर्थ नहीं करूँगा कि कौन सा सूचक जो है किसके साथ क्या देता है। आपके सामने एक टेबल बना रखी है, मैं इसको रीड कर देता हूँ आपके सामने ही। ठीक है, तो सूचक की जो ये टेबल है इसमें आप देख सकते हो प्राकृतिक सूचक लिटमस जो है वो अम्ल के साथ कैसा है, लाल, और क्षार के साथ कैसा है, नीला। लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ लाल रहेगा लेकिन क्षार के साथ कैसा रंग देगा, हरा रंग देगा। हल्दी अम्ल के साथ कोई रंग में बदलाव नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर साबुन वगैरह कुछ लगा दोगे, साबुन क्या होता है, क्षार, तो ये तुरंत किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा, लाल रंग में। हाइड्रेजिया के फूल का रस ये अम्ल के साथ नीला रंग देता है और क्षार के साथ गुलाबी। कृत्रिम सूचक में आते हैं फिनोप्थलीन, ये अम्ल के साथ रंगहीन यानी कि कलरलेस रहता है, जबकि बेस यानी क्षार के साथ कैसा हो जाएगा, गुलाबी। मेथिल ऑरेंज एसिड यानी अम्ल के साथ लाल रंग और बेस के साथ पीला या किसी किसी जगह पर संतरी भी लिखा होता है। क्लियर। अगला गंधीय सूचक, प्याज जो है वो अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध, अपनी गंध वैसे ही रखता है, तेज हो जाती है उसकी गंध, लेकिन क्षार के साथ उसकी गंध चली जाती है, कोई गंध नहीं रहती। वेनिला, ये गंध समान रहती है इसकी अम्ल के साथ, लेकिन क्षार के साथ इसकी कोई भी गंध नहीं रहती। सिमिलरली लौंग का तेल, इसकी भी अम्ल के साथ गंध समान रहती है, लेकिन इसका भी क्षार के साथ जब अभिक्रिया होती है या क्षार के साथ ये कोई भी गंध नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण पर। सबसे पहला एक पॉप टेस्ट होता है। पॉप टेस्ट क्या है, बेसिकली जब अम्ल और क्षारक इनका अभिक्रिया धातु या धातु कार्बोनेट के साथ की जाती है। अब कार्बोनेट के अंदर फार्मूला जो है, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव आयन, ये एक बहुपरमाणु का आयन है। क्लियर। तो कार्बोनेट जो है, तो कार्बोनेट से जो है क्या ही कौन सी गैस बाहर निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी धातुओं की अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगी अभिक्रिया, तो उसमें कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2 गैस। अब
ये परखने के लिए कि ये गैस CO2 है, जिस परख नली से बाहर निकल रही होती है उसके पास जब एक मोमबत्ती लाई जाती है तो वो मोमबत्ती जो है वो पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है, इसको पॉप साउंड बोलते हैं। ठीक है, वो तेज़ी से जलती है एकदम फट करके। ठीक है, तो इससे ये जो प्रयोग होता है दिस इज़ कॉल्ड एज पोप टेस्ट। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ आपको देगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, एक रिएक्शन भी दी हुई है यहाँ पर अम्ल की HCl प्लस Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको मिलेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, अब इसको आप बैलेंस कर दो, इधर सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है, इसके सामने 2 लगा दिया। 2 लगाने से क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। हाइड्रोजन आप काउंट करोगे आपको सेम मिलेगा, तो HCl प्लस Na2CO3 आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा में जल। ठीक है, क्षार जो है वो कोई भी अभिक्रिया नहीं करते धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। क्लियर, इनमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, CO2 का एक टेस्ट और होता है। CO2 को यदि कार्बन डाइऑक्साइड को यदि चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है। ठीक है, ये आपके सामने दर्शाया भी हुआ है यहाँ पर। यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, ठीक है, इसके साथ यदि हम CO2 पास करते हैं तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट ये एक सफ़ेद कलर का अवक्षेप होता है। अवक्षेप क्या होता है, जो किसी भी विलयन में नीचे बैठ जाता है, घुलनशील नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। ये अविलेय होता है, यानी विलयन में घुलता नहीं है। ठीक है, और अधिक यदि हम CO2 प्रवाहित करेंगे उसके अंदर से तो वो जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके कोई भी काम का नहीं है। अगला है अम्ल और क्षारक की आपस में परस्पर अभिक्रिया। आपको पहले भी बता दिया, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षारक जो है एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलता है, लवण जमा में जल। जैसे NaOH प्लस HCl आपको मिलेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्षारक है और ये अम्ल है, दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त किया, क्या बनाया, लवण जमा में जल। ठीक है, उसके बाद प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षारक अगर हम को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो वो लवण जो है वो अम्लीय होगा, और यदि अम्ल दुर्बल है क्षारक प्रबल है तो लवण जो है वो क्षारीय होगा, क्षारीय। या अब दुर्बलता और प्रबलता ये मापी जाती है एक सार्वभौमिक सूचक के साथ। किसके साथ मापी जाती है, सार्वभौमिक सूचक। सार्वभौमिक सूचक क्या है बेटा, दरअसल कई सारे सूचकों को मिश्रण करके एक ऐसा सूचक बनाया जो यह दर्शा देता है कि दिया गया विलयन अम्ल है या क्षारक है, और वो एक निश्चित रंग देता है। क्या देता है, एक निश्चित रंग। ठीक है, उस रंग के साथ एक वैल्यू, एक अंक भी है जो दर्शाता है कि उसकी प्रबलता कितनी है। ठीक है, तो उसको आप बोलते हो पीएच स्केल। क्या बोलते हो, पीएच स्केल। पीएच स्केल ये एक जर्मन वर्ड है, पीएच, जिसका मतलब होता है पोटेंज हाइड्रोजन, यानी कि दिए गए विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की ताकत कितनी है वो मापी जाती है स्केल से। ये स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 पर जो वैल्यू होती है वो उदासीन होती है, 7 से कम जो है वो अम्ल होते हैं, और 7 से अधिक जो है वो क्षारक होते हैं। 14 के आसपास जो वैल्यू होगी वो प्रबल क्षारक होंगे, और 7 से ऊपर जो है वो दुर्बल क्षारक रहेंगे। सिमिलरली 7 से जस्ट नीचे दुर्बल अम्ल होंगे, और यहाँ पर जो है प्रबल अम्ल होंगे। क्लियर है बात? ठीक है,
अगला है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड क्या है? जब धातु, कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उससे जो ऑक्साइड बनता है उसको बोलते हैं धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड के बारे में याद रखना है कि इनकी प्रकृति जो है वो हमेशा क्या होती है? क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। तो धातु ऑक्साइड जो है हमेशा किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? अम्ल के साथ। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ होगी? अम्ल के साथ। क्यों? क्योंकि धातु ऑक्साइड वास्तविकता में है क्या? एक क्षार है या क्षारक है। समझ आ गई मेरी बात? और क्षारक और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, जो कि आपको क्या देगी? लवण प्लस जल। ठीक है। सिमिलरली अधातु ऑक्साइड जो होंगे उनकी प्रकृति जो होती है वो होती है अम्लीय। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये अधातु ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय। अम्लीय प्रकृति वाले हमेशा किससे अभिक्रिया करेंगे? क्षारक से। बदले में आपको क्या मिलेगा? लवण जमा में जल। ये अभिक्रियाएं जो हैं आप अगले पाठ यानी धातु और अधातु में पुनः पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर अधिक पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं। ठीक है। अगला है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है। H पॉजिटिव आयन जब पानी में विलय होते हैं तो ये आप बना देते हैं हाइड्रोनियम यानी H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है। जबकि जल की उपस्थिति में क्षारक जो है वो क्या देते हैं? OH माइनस आयन। मैं यहाँ से रीड कर दे रहा हूँ एक बार बाईं तरफ से। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय हमेशा बेटा सावधानी बरतनी चाहिए। जल के साथ, यहाँ पर लिखा हुआ है जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाना चाहिए। कभी भी अम्ल या क्षारक में जल नहीं मिलाना चाहिए। अम्ल या क्षारक में जल नहीं मिलाना है। हमेशा क्या करना है? आपको जल लेना है और जल के अंदर ड्रॉप वाइज बूंद बूंद करके और साथ में हिलाते हुए उसको अम्ल या क्षारक आपको मिक्स करना है। क्लियर? क्योंकि ये बहुत ही ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि इसमें अधिक ऊष्मा निकलती है। यदि आपने अम्ल या क्षारक में जल मिला दिया तो उसमें से जो ऊष्मा बाहर निकलेगी उससे जो है आपको बहुत नुकसान हो सकता है। क्लियर? तो सांद्रता को कम करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के समय हमेशा आपको जल में अम्ल या क्षारक मिलाना है, ना कि अम्ल या क्षारक में जल को मिलाना है। क्लियर? अब पीएच स्केल मैंने आपको बता दिया। किसी विलयन में उपस्थित H पॉजिटिव आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में P पोटेंज जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच यदि 7 है तो वो विलयन उदासीन है, 7 से कम है तो वो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्लियर? हमारे शरीर का पीएच जो है 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। क्लियर? अम्लीय वर्षा यानी जिसको आप एसिड रेन भी कहते हैं। क्लियर? एसिड रेन आपने नाम सुना होगा पहले भी। ठीक है। एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। एसिड रेन, इसका पीएच जो है वो कितना होता है? 5.6 से कम। ठीक है। तो मिट्टी अच्छी उपज के लिए पौधों के जो मिट्टी होती है उसका पीएच जो है वो भी अधिक होगा या कम होगा तो जो है फसल अच्छी नहीं होगी। इसका मतलब उसके अंदर किसानों को आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थों को मिलाना पड़ता है। आपने जैव प्रक्रम चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हमारे आमाशय के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो स्रावित होता है, जिसके कारण जो है प्रोटीन जो है उनका पाचन संभव हो पाता है। क्लियर?
तो यदि अधिक जो है हमारे पेट के अंदर एसिड की मात्रा यदि अधिक हो जाती है तो आपको उससे एसिडिटी यानी अम्लता की शिकायत हो जाती है, ठीक है, जिससे बचने के लिए आप पीते हो क्या, इनो। क्लियर। इनो बेसिकली क्या होता है बेटा, एक एंटा एसिड होता है, ठीक है। इसके अलावा भी एंटा एसिड होते हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो बेसिकली अम्लता को जो है उदासीन करने के लिए हम दुर्बल क्षारकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपके मुंह के अंदर यदि pH का मान 5.5 से कम हो जाता है तो आपको दांत सड़ने लगते हैं, दंतक्षय बोलते हैं उसको, आया ना। क्या होता है, खाने का कुछ भाग जो दांतों में फंसा रहता है, ठीक है, दांतों में फंसा रहता है, उस पर क्या करते हैं, छोटे छोटे जीवाणु जो है उस पर कार्य करते हैं और आपके दांतों में अम्ल पैदा करते हैं। जब वो 5.5 से कम हो जाता है उसका pH, तो उस पर क्या होता है, आपका दांत जो है वो बना होता है इनेमल से। इनेमल से आपका दांत बना होता है। इनेमल एक ठोस सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारे शरीर का, जो कैल्शियम और फास्फोरस नाम के एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है यदि दंतक्षय से बचाने के लिए आप क्या करते हो, टूथपेस्ट क्या होता है, टूथपेस्ट एक दुर्बल क्षार होता है। तो वो दुर्बल क्षार क्या कार्य करता है, आपके दांतों के बीच जो अम्ल पैदा किया है जीवाणुओं ने, उस अम्ल को उदासीन कर देता है, ठीक है, और उससे जो है आपका जो है दांतों की रक्षा हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर क्या होता है बेटा, सोडियम क्लोराइड का एक जलीय विलयन लिया जाता है और उससे बिजली प्रवाहित की जाती है, विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो विद्युत प्रवाहित होने पर क्लोर क्षार प्रक्रिया में आपको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। और इस विद्युत प्रक्रिया के अंदर जब ये विद्युत प्रवाहित की जाती है तो आपको पता है विद्युत प्रवाहित करते समय 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड पर क्लोरीन गैस बाहर आती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, आप चित्र में देख भी सकते हैं, ठीक है। एक झिल्ली से दोनों अलग कर रखे हैं, बीच में इलेक्ट्रोड डाल रखा है, एनोड से क्लोरीन गैस बाहर आ रही है और कैथोड से हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है। अब इनका इस्तेमाल भी किया जाता है, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है जल की स्वच्छता के लिए। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल, तरणताल जो होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है, रोगाणुनाशक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और कीटनाशकों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में खाद के लिए जब अमोनिया को बनाना होता है, अमोनिया क्या होता है, NH3, ठीक है, तो उसके इस्तेमाल में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो घोल है ये धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जकों को बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए या कृत्रिम रेशे बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया के बाद जो है हम पढ़ेंगे अगला विरंजक चूर्ण, जो होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। शुष्क बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना हो गया। इसके अंदर जब क्लोरीन गैस पास की जाती है तो क्लोरीन गैस पास करने पर आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, जो कि क्या है आपका विरंजक चूर्ण। क्लियर। विरंजक चूर्ण, इसका उपयोग जो है किया जाता है वस्त्र और सूती और लिनन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला होता है बेटा बेकिंग सोडा, जिससे आप बेकिंग पाउडर भी बनाते हो, ठीक है, जिससे केक, पेस्ट्री वगैरह आदि बनाई जाती हैं, ठीक है, वो मुलायम और स्पंजी होती हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या किया जाता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर,
अच्छा, सोडियम क्लोराइड और वाटर के मिश्रण को 5% मिश्रण को जो है ब्राइन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्राइन। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, तो ये आपके पास बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपके पास, यही क्या होता है आपका? बेकिंग सोडा। क्लियर? ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर हम इसमें कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, और ये एंटासिड का एक संघटक है, ठीक है, उनके अंदर इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल आपने स्कूल में भी देखा होगा, सोडा ऐश फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी होता है। क्लियर? क्योंकि जैसे ही इसकी रिएक्शन कराई जाती है एसिड के साथ, ये तुरंत जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ कर देता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक भारी गैस है जो आग लगने के बाद उस स्थान से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके अग्निशमन का कार्य करती है, आग को बुझाने का कार्य करती है। क्लियर? नेक्स्ट है धोने का सोडा, सोडियम का बाइकार्बोनेट Na2CO3.10H2O। क्लियर? ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्लियर? इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ के उद्योगों में होता है, बोरेक्स के उत्पादन में होता है, घरों में साफ़ सफाई के लिए होता है, और जो कठोर जल होता है जिसको हार्ड वाटर बोलते हैं, ठीक है, उस हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? डिटर्जेंट वगैरह बनाने में, ठीक है, ये जो कठोर जल होता है या खारा जल होता है उसकी हार्डनेस को जो है रिमूव कर देता है, उसकी कठोरता को हटा देता है। लास्ट आपके सामने है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ½ H2O। क्लियर? कैल्शियम सल्फेट .12H2O बेसिकली क्या होता है? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट .2H2O ये होता है जिप्सम। इस जिप्सम को गर्म करते हैं जब, तो इसमें से जो है कुछ पानी की मात्रा जो है वो बाहर निकल जाती है, 1.5 H2O क्रिस्टल वाटर जो है इसमें से, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से बाहर चला जाता है, तो इससे बनता है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं टूटी हड्डियों को एक जगह पर स्थिर करने के लिए, खिलौने बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल साजो सजावट के सामान बनाने के लिए किया जाता है, और सतह को चिकना करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि जो धोने का सोडा है Na2CO3.10H2O, कैल्शियम सल्फेट .12H2O, ये सब, इन सब के अंदर ये .12H2O, .10H2O मैं लिख रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये सब क्या है? ये लवण है, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है? लवण। एक लवण की इकाई में, लवण इकाई में जो जल के अणु होते हैं, जल के अणु होते हैं, उन्हें बोला जाता है बेटा क्रिस्टलन का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे जो नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट, उसके अंदर 5 होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन का जल कितना होता है? 5। ठीक है, धोने का सोडा Na2CO3.10H2, इसमें कितना होता है? 10। ठीक है, सिमिलरली जिप्सम के अंदर कितना होगा? 2। POP के अंदर कितना होगा? आधा। क्लियर? तो ये चैप्टर था, इसकी क्विक रिवीजन थी। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि मैंने बहुत तेज़ बोला है, आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लें, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही था कि आपकी जो है एक क्विक रिवीजन हो जाए सारे चैप्टर की, किस प्रकार से चैप्टर के सारे टॉपिक जो है वो क्रमबद्ध रूप से लिंक्ड हैं आपस में, और कैसे आपको पढ़ाई करनी है। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।